हेलो बच्चों, आज रसायन विज्ञान क्लास 10 लेसन 4 का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इसमें कार्बन परमाणु द्वारा बंध निर्माण का अध्ययन किया जाएगा। इस लेसन का नाम कार्बन तथा इसके यौगिक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन बाय कार्बन एटम आज हम स्टडी करेंगे कि कार्बन परमाणु किस प्रकार के बंध बनाता है और कैसे बंध बनाता है, इसकी कंडीशन क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है कार्बन परमाणु के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ई बना के ऐसे माइनस हम लगाते हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, है ना। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इसके पास 3 विकल्प हैं। देखिए, पहली चीज़ तो हमको बाह्य कोश समझना होगा और दूसरी चीज़ हमें स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना होगा। देखिए, बाह्य कोश क्या होता है? परमाणु, किसी भी परमाणु का नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं को कोश कहते हैं। इनको हम KLMN से प्रदर्शित करते हैं। ये बच्चे 9th में पढ़ चुके हैं। KLMN और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित होती है। K में 2, L में 8 और 18 फिर 32। 2, 8, 18, 32 ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इससे कम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे किसी परमाणु में, यहाँ पर बच्चे देखें, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देते हैं KLM और N। यहाँ पर हम परमाणु लिखेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18 और 32 हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसी परमाणु का करेंगे तो हम बोरबरी के हिसाब से करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कार्बन का किया तो 2 आए और 2 के बाद 8 आना चाहिए, लेकिन 8 हमारे पास बचे नहीं। जब 6 ही परमाणु क्रमांक होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गए। 6 में से बचे कितने? 4, तो 4 हम इसको पूरे दे देंगे। तो जिस कोश में आखिरी इलेक्ट्रॉन पहुँचता है ये कोश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोश। और जिस कोश में आखिरी इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन इसी में है ना, तो इसको हम बाह्य कोश कहते हैं या संयोजी कोश कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें नियॉन की या हीलियम की, देखिए इसका 6 होता है, इसका 10 होता है, इसका 2 होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि नियॉन के कंडीशन में 2 और 8, 10। देखिए 8 इसमें मैक्सिमम होते हैं और 8 इसने क्या कर दिए? फिल कर दिए। इस व्यवस्था को हम कहते हैं स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हीलियम ने क्या किया? 2 इसमें डाले और 2 इसमें कोश में आते हैं और 2 इसने पूरे कर दिए। तो जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम है उसे अष्टक नियम कहते हैं। और अष्टक नियम के अनुसार बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हैं और उससे पहले वाले कोश भरे हुए हैं तो इसको हम स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मानते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर लें आर्गन की 18 की, तो 2 के बाद 8 फिर 8, तो देखिए मैक्सिमम कितने आते हैं? 18, लेकिन यहाँ पर 8 आए हैं। आखिरी कोश है ये और ये अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले वाले दोनों भरे हुए हैं। तो इसको भी हम स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानेंगे, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इनके जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए सभी तत्व इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं।
इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं, साझा करते हैं, ये सारी चीज़ें वो करते हैं और इसी के तहत उनके बीच बॉन्ड बनते हैं और वे आपस में क्रिया करते हैं। यहाँ पर बाह्य कोश का मतलब बच्चों को समझ में आ गया होगा, 4 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में है ये। और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब भी समझ में बच्चों की आ गया होगा। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किनका होता है? अक्रिय गैसों का होता है। हीलियम, नियान, आर्गन, जीनान, रेडान, क्रिप्टान, इन गैसों का होता है और इन्हीं के जैसा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए प्रत्येक तत्व प्रयास करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कार्बन की, तो ये स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन के पास 3 ऑप्शन हैं। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं? 3 विकल्प हैं इसके पास। देखिए यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है बोरबरी 2-4 और ये है आबाऊ का 1s2 2s2 2p6। अर्थात यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएं तो इसके 2 8 पूरे हो जाएंगे और p में कितने अधिकतम आते हैं? 6 आते हैं, तो यहाँ पर भी 4 और आ जाएं तो 8 इसके टोटल मिला के पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को हम यहाँ से समझते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण कर ले, ये कौन? कार्बन, तो इसका स्थायी विन्यास 2 और 8 किसके जैसा हो जाएगा? हीलियम के जैसा, नियान के जैसा हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो यहाँ 4 4 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, तो ये नियान जैसी संरचना प्राप्त कर लेगा। परंतु दिक्कत क्या है इसके साथ? बढ़ेंगे तो केवल इलेक्ट्रॉन ही, प्रोटॉन तो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान होता है, प्रोटॉन आते जाते नहीं है। प्रोटॉन नाभिक के अंदर स्थायी रूप से फिक्स होते हैं। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच जो है काफ़ी अंतर है। 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, और यह विकल्प ऊर्जा के अनुकूल नहीं है। ऊर्जा के हिसाब से यह विकल्प क्या है? सही नहीं है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित रख पाना 6 प्रोटॉनों के बस की बात नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉनों की जो ताकत होगी वो 6 प्रोटॉनों की ताकत के बराबर नहीं होगी, और परमाणु तभी स्थायी रहता है जब प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का बैलेंस बना रहे। दूसरी बात देखते हैं क्या है उसका ऑप्शन। या ये क्या करे? ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग दे। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? त्याग दे। त्याग देगा तो 2 बचेंगे, किसके जैसा? हीलियम के जैसा हो जाएगा। अकेला परमाणु हीलियम के जैसा हो जाएगा। ठीक है, जब हीलियम के जैसा हो जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी कितनी? 2। लेकिन प्रोटॉन कितने रहेंगे? 6। ये भी संभव नहीं है। ये क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 6 प्रोटॉनों द्वारा केवल 2 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित रख पाना अत्यंत कठिन है। इसके साथ ही इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि 2 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन का बैलेंस बराबर हो जाए, तो इसलिए यह संभव नहीं है। हमें क्या चाहिए? प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का जो बैलेंस है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन तक चल जाता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन गैप ज़्यादा हो जाने की वजह से ये स्थायी नहीं रह पाते। अब तीसरा ऑप्शन कार्बन के पास क्या बचा? ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना ग्रहण करता है। लेकिन आगे चल के आप पढ़ेंगे कि ये साझा करने में भी डोनेटर का कार्य भी करता है और एक्सेप्टर का भी कार्य करता है। वो आगे चल के आप इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आप इसको जानिए कि कार्बन ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना त्यागेगा, और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। साझा कैसे होता है ये बच्चे समझेंगे भी। साझा करके सहसंयोजक बंध बनाएंगे, जो कि संभव है। इससे ये स्थायी भी रह सकते हैं और इनका अष्टक भी पूरा हो जाएगा। देखिए कैसे साझा होगा।
जब कोई एक तत्व किसी तत्व बी से इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है तो उस कंडीशन में ए को भी ज़रूरत होती है और बी को भी ज़रूरत होती है। ये हो गई साझे की बात। देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ग्रहण तब करता है जब ए को ज़रूरत हो, बी के पास अधिकता हो, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7 हो और इसका 2 1 हो, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, इसका हीलियम जैसा हो जाएगा और इसका 2 8 नियान जैसा हो जाएगा, इसका 2 बचेगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात हो गई और इसकी तरफ से डोनेट करने की बात हो गई, त्यागने की बात हो गई। एक के पास जब अधिकता होती है तो वो त्याग देता है और एक के पास जब कमी होती है तो वो ग्रहण करता है। लेकिन जब दोनों के पास कमी हो, दोनों को आवश्यकता हो, तब होता है साझा। तब क्या होता है, साझा होता है। साझा कैसे, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोरीन परमाणु आ जाए या हाइड्रोजन का ही एक दूसरा परमाणु आ जाए। यहाँ पर क्लोरीन से समझाते हैं। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 8 7 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि क्लोरीन का वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 7 है और हाइड्रोजन के वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसके आसपास हम एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे और हाइड्रोजन के क्लोरीन के आसपास 7 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और हाइड्रोजन का 1। अब ज़रूरत हाइड्रोजन को कितने की है, 1 की। एक और मिल जाए तो 2 हो जाए, हीलियम जैसा बन जाए। क्लोरीन को कितने की ज़रूरत है, 1 की। 1 हो जाए, आर्गन जैसा बन जाए, 2 8 8 हो जाए, है ना। तो ये एक अगर इसका ले लेता है तो ये बेचारा अकेला पड़ जाएगा और इधर से ये ले लेगा तो इसके पास 6 बचेंगे। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन में समझौता होता है कि एक इलेक्ट्रॉन हम अपना और एक इलेक्ट्रॉन तुम अपना यहाँ पर रखिए, दोनों लोग इसको यूज़ करेंगे। क्रॉस वाला मान के चलें हम, क्लोरीन का है तो 2 2 4 और 2 6 और 1 7 और इसका वाला मिला के 8। तो ये इसको चक्रण ऐसे करने लगता है और चक्रण करने के बाद जो है इनका अष्टक पूर्ण माना जाता है और ये स्टेबल हो जाते हैं। इस तरह से ये साझा करते हैं। वैसे कार्बन भी 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। ये पहले के वीडियो में लुईस संरचना द्वारा हम दिखा चुके हैं बच्चों को, वहाँ से बच्चे पुनः देख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ किस प्रकार का साझा करके बॉन्ड बनाता है। ऐसे 1 2 3 4 और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार साझा करता है। देखिए हाइड्रोजन को आवश्यकता हो गई कार्बन की इलेक्ट्रॉन की, ये देखिए हाइड्रोजन को आवश्यकता हो गई कार्बन के इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन को आवश्यकता होगी कार्बन, इसमें भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन को आवश्यकता है। अब बारी आती है कार्बन की, तो कार्बन को चारों हाइड्रोजनों के इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके घेरे में आ गए, 4 इसके खुद के, कुल मिला के कितने हो गए, 8 हो गए। इस तरह से ये साझा करता है। साझा करने में एक चीज़ बच्चों को और ध्यान रखनी है ऑर्बिटल के बारे में। देखिए यहाँ पर हमने कोष पढ़ा है KLMnS और इसमें होते हैं कक्षक, है ना। कौन से उपकोष होते हैं और उपकोषों में होते हैं कक्षक। तो हम बात करते हैं उपकोष की। उपकोष हमारे पास कितने हैं, S P D और F, 4 उपकोष हैं। 4 में हमको 2 अच्छे से पढ़ने हैं, ये बाद में आप पढ़ेंगे ये लोग। इसमें S और P का अगर हम स्ट्रक्चर समझें तो S का स्ट्रक्चर होता है गोलाकार, कैसा होता है, गोलाकार। और P का स्ट्रक्चर होता है डंबल शेप में, ऐसे और ऐसे, डंबल जैसा होता है, इस तरह का P का आकार होता है। ये आकार क्या है, ये पाथ है, रास्ता है चक्रण लगाने की।
ठीक है। ये मान लीजिए कोई गोला है तो इधर से आया, ऊपर से गया और फिर इसके पीछे से घूम के ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसलिए यहाँ पर ये संरचना निकल के आती है। तो P का ये स्ट्रक्चर है और S का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब भी साझा होता है, शेयरिंग होती है, तो ये दोनों परमाणुओं के कक्षक आसपास आ जाते हैं, इनको कक्षक बोलेंगे हम, और ये कक्षक क्या हो जाएंगे, आसपास आ जाएंगे उपकोष। तो इनमें होगी ओवरलैपिंग। मान लीजिए S और S का आएगा तो ये ओवरलैपिंग कैसे होगी, ऐसे हो सकती है, यदि ऊपर से आएगा तो ऐसे हो सकती है, इधर से आएगा तो ऐसे हो सकती है, इधर से आएगा ऐसे। अर्थात इन दोनों के केंद्रों को यदि मिला दी जाए रेखा, तो जो संकरित क्षेत्र है जहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है इसको क्या बोलेंगे, संकरित क्षेत्र। संकरण हुआ है, ओवरलैपिंग हुई, तो संकरित क्षेत्र से रेखा गुजरती है। इस बात को हम आगे पाई और सिग्मा बांड जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में इसको बताएंगे, अभी बात बच्चे इतना समझ लें। तो इस संकरित क्षेत्र से जब रेखा गुजर जाती है तो एक बॉन्ड बनता है जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये सिंगल बॉन्ड होता है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा। इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा सिंगल बॉन्ड बनता है, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा डबल बॉन्ड बनता है, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तीन बॉन्ड बनते हैं। तो जो एस ऑर्बिटल है गोलाकार, ये किसी भी दिशा से ओवरलैप करे हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, अकेला बॉन्ड, ठीक है। और पी ऑर्बिटल दो तरह से बॉन्ड बना सकता है, या तो वो इस तरह से ओवरलैप करे, बच्चे ध्यान से यहाँ पर देखें, इस तरह से ओवरलैप करे। तो इस तरह से ओवरलैप करेगा तो दोनों के केंद्रों को मिला देने वाली रेखा जो है संकरित क्षेत्र से गुजरेगी, तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसको भी हम सिंगल बॉन्ड में काउंट करेंगे। लेकिन अगर ये पी ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार ओवरलैप करे, पार्श्वीय अतिव्यापन करे, तो एक संकरित क्षेत्र इधर हो गया और एक संकरित क्षेत्र इधर हो गया। अब इन दोनों के केंद्रों को मिला दें तो ये जो रेखा है ये संकरण क्षेत्र से नहीं गुजरी, इसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। दो तरह के बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड में डबल बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड होता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अगले लेक्चर में समझाएंगे, जिसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड समझाए जाएंगे। बच्चे अभी तक यहाँ इतना समझें कि चार सहसंयोजक बंध बनाता है, और सहसंयोजक बंध बनते कैसे हैं, साझा करके। और साझा कब होता है, जब दोनों को आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन चार सहसंयोजक बंध निम्न प्रकार बना सकता है। एक तो सिंगल सिंगल बॉन्ड चारों तरफ, यहाँ पर बच्चे ध्यान से देखें, तो चारों तरफ यदि सिंगल बॉन्ड होगा, चारों तरफ यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो इसको चार सिग्मा बॉन्ड से डिनोट करेंगे, चार सिग्मा बंध। और चारों क्या है, एकल बंध, या इसको सिंगल बॉन्ड भी कहेंगे। एकल बंध को क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड कहेंगे। अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए और दो सिंगल हों, तो सिंगल बॉन्ड को तो हम सिग्मा ही पढ़ते हैं और डबल बॉन्ड को एक सिग्मा और एक पाई पढ़ते हैं। अर्थात जब डबल बॉन्ड तैयार होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनता है। तो इसमें कुल तीन सिग्मा और एक पाई हो गया। इसमें क्या है, दो एकल बंध हैं ये और एक द्विबंध है। दो एकल बंध और एक द्विबंध, अर्थात एक डबल बॉन्ड। इस कंडीशन में एक तरफ तीन बंध आ जाएं और एक तरफ सिंगल बॉन्ड हो, तो सिंगल बॉन्ड को तो हम सिग्मा से ही लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं। कुल मिला के दो पाई और दो सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं, दो पाई और दो सिग्मा। तो इसको हम क्या कहते हैं, दो पाई और दो सिग्मा में एक एकल बंध हो और तथा एक त्रिक बंध हो, तो ये कंडीशन आराम से हमको मिल जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चे इसको अच्छे से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लें, और इसके आगे वाला लेक्चर भी बच्चे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें हम बच्चों को बताएंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है।
इसके लिए कक्षा 9 के क्लास में आप लोग जाएंगे, वहाँ से ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे SPDF के। तो इसमें SP का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, S ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर और P का स्ट्रक्चर, और ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सभी चीज़ें हम वहाँ बता चुके हैं एक बार, लेकिन दोबारा बच्चों को फिर से बता दिया जाएगा, किसी प्रकार की बच्चों को समस्या नहीं होगी। तो ये आपका हो गया कार्बन परमाणु द्वारा बंध निर्माण। कार्बन परमाणु 4 एकल बंध बनाता है, 2 सिंगल बंध और 1 डबल बंध हो सकता है, और 1 सिंगल बंध और 1 ट्रिपल बंध हो सकता है। तो बच्चे इसे अच्छे से पढ़ लें, नोट्स कर लें, और पिछला रिवीजन करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।